नमस्कार मित्रों, साथियों, बहनों। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करूँगा वह बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है कि जो इंसान है, अपन इंसान मानवों में आखिर जातिगत भेदभाव क्यों? खासकर अपने इंडिया में देख लो और ईस्टर्न में देख लो तो ये जातिगत भेदभाव है मानवों में। और वेस्टर्न में तुम चले जाओ तो रंगों के आधार पर भेदभाव है। तो आखिर ये क्यों? क्या ये सही है या गलत है? ठीक है, इसे महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी देश और अपने अर्थ के उसमें देखे पूरे में, तो जो ये जातिगत भेदभाव हो रहा है, और अभी तो खैर जब से लोकतंत्र आया तब से तो हालांकि बहुत कम हो चुका है, लेकिन पूर्ण तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। और चाहे पूरे अर्थ के उसमें देखें अपन, चाहे अपन ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज़्यादा है और शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम है। शहरों में भी है, ऐसा नहीं है कि शहरों में पूरी तरीके से ख़त्म होगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में और भी ज़्यादा है। मान लो कि संविधान यानी कि लोकतंत्र आ गया, संविधान में अपन ने एक कानून बना दिया, लिख दिया, ठीक है। अपन ने भेदभाव को समाप्त कर दिया, ठीक है। चाहे वो भारत का संविधान हो, चाहे वेस्टर्न संविधान हो। लेकिन जब शहरों में तो मान लो कि मानव की जो थोड़ा क्या है कि विकसित बुद्धि रहती है, बुद्धि तो वैसे विकसित गाँव में भी रहती है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि ग्रामीण दबाव ज़्यादा होता है। ग्रामीण दबाव देख लो, क्षेत्रीय दबाव। तो वो दबाव के कारण मान लो कि उनके साथ अगर भेदभाव हो भी रहा है तो वे शिकायत दर्ज करने से हिचकिचाते हैं। चाहे वे पुलिस में हो, चाहे न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने से हिचकिचाते हैं, और वहाँ पे भेदभाव थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन मुद्दे से अपन भटकते नहीं हैं। ये जो जातिगत भेदभाव है वे आखिर मतलब कैसे बना है? अगर हम देखें जातिगत भेदभाव को, अगर हम समझे, अपन भौतिकी समझते हैं। भौतिकी यानी कि जो ये अपना शरीर है, जो ये शरीर है, इस शरीर में भाव है। जो ये मेरा शरीर है और दुनिया का चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे ईस्टर्न हो चाहे वेस्टर्न हो, कहीं पर भी पूरी पृथ्वी पे जहाँ जहाँ तहाँ तहाँ मनुष्य है, वहाँ पे जो मनुष्य है, तो पूरी मानव मानव के अंदर, पूरे जितने भी मानव है, मानव के अंदर भाव है। भाव है सत्व, रज और तम। सत्व यानी कि सात्विक प्रवृत्ति का होता है, और रज यानी कि रज प्रवृत्ति का, यानी कि रज यानी कि एक प्रकार से जो क्षत्रिय का उस प्रवृत्ति की वो उसमें वो होता है, और तम यानी कि राक्षस प्रवृत्ति। और ये क्या है कि हर मनुष्य में है ये जो भाव है, जिसे गुण कहा गया है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि मनुष्य में पार्थ सत्व, रज और तम गुण होते हैं। सत्व यानी कि, और ये जो ब्राह्मणों ने जो अपने भारत में देख लो, चाहे वेस्टर्न में जो चर्च के जो भी पूजा करने वाले पुजारी हैं, उन्होंने जो बनाया है कि जो उन्होंने एक जाति फॉर्मेट बना दी। कैसे बना दी कि उन्होंने कहा, उन्होंने शरीर की अलग ही गणना कर दी। अब लो, जो मतलब ग्रंथों के ऊपर भाई तुम बना रहे हो तो सभी इतने समझदार तो नहीं है। तुम बना रहे हो तो उन पे तो गलत गलत इम्पेक्ट पड़ेगा ही। और पृथ्वी कैसे जूझी आप जानती है। जब ब्राह्मण थे, वेदों में तो मतलब पहले अगर अपन प्राचीन से ही खींच लो, चलो प्राचीन से अगर खींचे, तो प्राचीन काल में, ऋग्वेदिक काल में कर्म के आधार पे जातियों का बंटवारा था। जैसे कि एक कहानी मिलती है, एक ही घर में जिस प्रकार, जैसे मैंने प्रवृत्ति बताई, और मैं भाव आपको डिपेंड कर देता हूँ। भाव में जैसे भाव और रस होते हैं, जैसे कि क्रोध भाव, वीर रस यानी कि वीर भाव, और श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस हो गया, और करुणा भाव हो गया, दया भाव हो गया। जैसे कि अपने अंदर और भी भाव है, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, ये सब भाव कहाँ है? अपने शरीर में है। ठीक है। ये अज्ञान के कारण जो आम लोग हैं, आम नागरिक समझ नहीं सके। और जो वेद है, पंडित पार्टी वेद, चाहे मैं इस मामले में मैं थोड़ा विरोधी टाइप का हूँ। इसमें मैं ग्रंथों को भी लपेटे में लेऊँगा, क्योंकि कारण ये है कि जो ग्रंथ कोई अपना आप तो पैदा हुए नहीं, इंसानों के द्वारा ही बनाए गए। वेदों का कहा जाता है कि वेदों की किसी ने रचना नहीं की। अरे भाई, जो ईश्वर है,
ईश्वर मान लो, एक पॉइंट इसमें और मैं जोड़ रहा हूँ, जो सर्व शक्तिमानी जो सत्ता है, चाहे वे प्रकृति हो, चाहे वे ब्रह्मांड हो, चाहे वो एक अद्वैत में कहा कि शंकर ने अद्वैत दर्शन में कहा है कि सत्ता एक ही है, अद्वैत यानी एक, और बाकी एक गवर्नमेंट सेक्टर की तरह उन्होंने बांट दिया, ये इस प्रकार के ऐसे ऐसे इस क्षेत्र के भगवान हैं, इस क्षेत्र को वो संभालेंगे। लेकिन ये अज्ञात है, पूर्ण तरीके से ये प्रूफ अभी तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि साइंटिस्ट अभी तक ब्रह्मांड के राजों को पूरी तरीके से नहीं खोज पाए। उन्होंने बस बिग बैंग थ्योरी को जाना है, जो 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताता है, और लगभग लगभग 4 से 5 अरब के बीच में 4.3 4.5 के समथिंग में पृथ्वी का उत्पत्ति विकास काल बताता है। लेकिन उससे पहले भी तो ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, तो वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, और वो का वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो अभी तक कोई अज्ञात। उन्होंने मतलब एक प्रकार से सभी जो दर्शन है, ये सभी जो धर्म हैं दुनिया के, उन्होंने बस फिर भी एक सर्वशक्तिमानी सर्वसत्ता को स्वीकार किया है। ठीक है, उन्होंने मानव बना दिए, लेकिन ये तो सभी में फॉर्मली उन्होंने भाव डाले, चाहे वे मानव को प्रकृति ने बनाया हो, नेचर ने, चाहे ब्रह्मांड ने बनाया हो, चाहे जो भी सर्व सत्ता जिन जिन सभी धर्मों ने एक सत्ता को स्वीकार किया, उसने मानव को बनाया, तो उसने बनाया है। तो मानव में जो भाव बनाए हैं, गुण बनाए हैं, तो उसके आधार पर मानव क्या है कि वे धरती पर जन्म लिया, तो उसी आधार पर वे जो कार्य करेगा उसी आधार पर तो करेगा। मान लो कि कृष्ण ने कहा है कि सत्व रज और तम गुण, उन्होंने कहा कि जो जिस पेड़ को ज़्यादा सींचेगा भाई उसी प्रकार की प्रवृत्ति हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मैं इसको स्वीकार कर लूँगा, क्योंकि मान लो कि सभी इंसान जो कॉमन इंसान हैं, तो उसमें सब में ये भाव दिए, तो अगर तुम जाति का अगर तुम्हें भेदभाव करनी है, तो भाई सभी मानवों को पैरेलल कर लो। ठीक है, अब उनमें सत्व रज और तम ये गुण और भाव दिए हैं, और भाव में भी यानी कि भाव में देख लें तो वीर रस, क्रोध रस, इसमें अच्छा बुरा और श्रृंगार रस, तो ये मानव में ये सभी रस पाए गए हैं। ऊंच नीच रस भी मानव में ही पाया गया है, मानव मस्तिष्क में ही अंदर ही। तो जो व्यक्ति अगर भेदभाव करना ही है, तो सभी मानव को पैरेलल रखो, और चाहे वे एक परिवार हो, चाहे एक धर्म हो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ भी जो मानव जिस प्रकार जिस पौधे को ज़्यादा सींचे, जिसमें, और ये प्राकृतिक रूप से होता ही है, किसी में सात्विक प्रवृत्ति होती है, तो किसी में रज प्रवृत्ति होती है, तो किसी में तम प्रवृत्ति होती। तो उस हिसाब से जो जिस प्रकार की प्रवृत्ति वाला मानव है, तो उस प्रकार से तुम जाति का भेदभाव कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें बांट लो तुम। लेकिन उसमें बांटोगे, मैं कहीं ना कहीं तक उसे स्वीकार कर लूँगा, लेकिन मैं मानवता के हिसाब से उसे भी स्वीकार नहीं करूँगा। एक पैरेलल चलने दो, अगर तुम मानव को स्वतंत्र चलने दो जब वे आया है। लेकिन मान लो कि चलो ये तीनों गुण आपस में मतलब एक फॉर्मेट बनाते हैं, सत्व रज और तम। ठीक है, उस आधार पर तुम जातिगत भेदभाव करोगे, तो मैं कहीं ना कहीं उसे स्वीकार कर लूँगा, और दुनिया भी उसे स्वीकार कर लेगी। लेकिन क्या है कि मैं अब फिर से तुम्हें वहीं पे कनेक्ट करता हूँ। ऋग्वेदिक काल में एक ही घर में एक कुमार, एक लोहार और एक कृषक एक ही परिवार में रहता है, और इस आधार पर कर्म के आधार पर जाति ऋग्वेदिक काल में बटी थी। हड़प्पा के बाद में क्या आया? ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के बाद में क्या आया? ऋग्वेदिक काल। हड़प्पा काल आप जानते हो, मैं क्या ज़्यादा डाटा दूंगा तो समय उसमें बर्बादी होगी। हड़प्पा का काल आप जानते हो, ऋग्वेदिक काल आप जानते हो, ईसा पूर्व 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और 1000 से लगभग लगभग 600 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल आ जाता है। इसमें मैं अगर आपको डाटा दूंगा, ठीक है, मैंने डाटा दे दिया। उसमें क्या है कि ये अब लंबा वीडियो हो रहा है, और जिस पर्पज़ से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो टॉपिक छूट जाता है, तो अपन मूल मुद्दे पे बात करते हैं। तो उस आधार पे भी ऋग्वेदिक काल में भी कहीं ना कहीं एक ही घर में कुमार रहता था, एक ही घर में लोहार रहता था, एक ही घर में कृषक रहता था। ठीक है, ये भी मैं कहीं ना कहीं हद तक मैं इसे स्वीकार कर लूँगा, ये प्रवृत्ति भी। लेकिन तुम मतलब एक पैरेलल जातिगत भेदभाव तुम मानव ने बनाया, और जो ईस्टर्न में ले ले, अपने भारत में ले लें तो जो ब्राह्मण वर्ग है, पंडित वर्ग है, और उधर चर्च वेस्टर्न में ले ले चर्च वर्ग है, चर्च के जो पुजारी है, उन्होंने उधर पे काले गोरे का रंग भेद उधर का थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। जो काला है उसको निम्न जाति बना दिया, जो गोरा है उसे उच्च
वर्ग बना दिया, तो ये कहाँ से सही है? आप ही सोच के देखो ना, थोड़ा चिंतन मंथन किया करो। और जिस पर भेदभाव हो रहा है, जो भी समुदाय है, उनको भी चिंतन मनन करना चाहिए और अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। और आंदोलन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तुम देशों की व्यवस्था ही खराब कर दो, पर जो अभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिस प्रकार से आपको छूट प्रदान की गई है आंदोलन करने की, तो अपने सम्मान के लिए कहीं ना कहीं तक, और जो सही है सत्य को उजागर करने के लिए कहीं ना कहीं तक तो आंदोलन करना चाहिए ना, आवाज़ उठानी चाहिए ना न्यायालय में। अपने भारत में सुप्रीम कोर्ट है और हर स्टेट में उच्च न्यायालय है, जिला में न्यायालय हैं, और पूरे भारत में ये एक प्रकार से गंदगी है। तो इसे साफ करने के लिए जो अभी भी लोकतंत्र आ गया है, इसे आप ये मत मानिए कि कागजों में या संविधान में आपने इन चीज़ों को, भेदभाव को समाप्त कर दिया तो ये पूरी तरीके से समाप्त हो गई। अरे भाई, जहाँ भेदभाव चल रहा है गाँव में जाके आप देखिए, भ्रमण करिए। ये तो प्रधानमंत्री जी, चाहे अपने मोदी जी हो, नरेंद्र मोदी जी, उनसे कह रहा हूँ गाँव में जाके भ्रमण करिए। और शहरों में भी आप भ्रमण करिए। आप एक प्रकार से कहते हैं ना वो, निरीक्षण करिए, समीक्षा कीजिए। आप संविधान में, लोकतंत्र में ख़त्म कर रहे हो, आप गांव में और शहरों में निकल के, थोड़ा बाहर निकल के जाके एक सैंपल की तरह तुम कुछ गाँव को और कुछ शहरों को लेके जांच कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि भेदभाव अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। लोकतंत्र में जो अपनी संसदीय लोकतंत्र है, उसके द्वारा प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट है जो न्याय करता है, उसमें जज होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ जज साहब से भी आप भी करिए भ्रमण, सैंपल लीजिए। अकेले जज में बैठने से कोई, आप अकेले कागजी कार्रवाई से आप जो फैसला होता है उसे आप सुना रहे हो, वे सही नहीं है। आप जाइए और घूमिए और थोड़ा एनालिसिस कीजिए, उसके आधार पर फैसले सुनाइए। और इसको ख़त्म, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तो मैं एकदम ख़त्म करना, धीरे धीरे करके इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये एक प्रकार से विषय है। और इसमें कौन कौन से फैक्टर बचे हैं, तो ये ऋग्वेदिक काल का भी मैंने आपको बता दिया, वो कर्म के आधार पर था, तो उसको भी मैं कहीं ना कहीं तक स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में आदिशेष उत्पादन बचा, ठीक है, और धीरे धीरे भोग विलासिता भरा जीवन बढ़ा। और उत्तर वैदिक काल में और महाजनपद काल में क्या है कि बड़े बड़े राज्य बने, ठीक है, बड़े बड़े राज्य बने, तो राजा डोमिनेट करने लगा क्षेत्र को। और इसके अलावा जो ब्राह्मण वर्ग है, उसने अपना, अब इसमें जो ब्राह्मणों ने जो बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, उन्होंने अब शरीर का, उन्हें कुछ साइंटिफिक जो आंतरिक रूप से उन्होंने ना भाव जाने ना गुण जाने, और कह दिया कि जो ये मस्तिष्क वाला पार्ट है ये ब्राह्मण वर्ग है, और जो ये भुजाएं है ये क्षत्रिय वर्ग होगा, और जो ये पेट है, माफ़ कीजिए मैं पूरा शरीर दिख नहीं पा रहा है, लेकिन जो ये पेट है इसको वैश्य कह दिया, और जो नीचे जो जंघा है और पैर है इसको शूद्र कह दिया। ये कौन सी साइंटिफिक आपकी सोचने की क्षमता हो गई? और आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वर्ग बन के खुद को ऊंचा दिखा रहे हो, और ऐसे पैरेलल तुम बांट रहे हो, जातिगत भेदभाव के आधार पर ऐसे जातियों में बांट रहे हो तुम। कहाँ से सोचिए, देखिए ना, मस्तिष्क को तुमने ब्राह्मण बना दिया, भुजाओं को तुमने क्षत्रिय वर्ग बना दिया, पेट को तुमने वैश्य बना दिया, और पैरों में है उसको तुमने शूद्र बना दिया। ये कहाँ का न्याय संगत और तर्क संगत न्याय हो गया? अब इससे क्या है कि महाजनपद काल में अधिशेष उत्पादन और ये बढ़ा, और राज्य बने, राजा ने डोमिनेट किया क्षेत्र को, यानी कि शासन किया, और ऐसे ऐसे ब्राह्मणों ने जातियों को बांट दिया। और फिर कहते हैं कि हमारे ग्रंथ तो बड़े शुद्ध है। कहाँ से शुद्ध हो गए? कौन सी सर्वशक्तिमानी जो सत्ता है, और या प्रकृति है या नेचर है, उसने तो कोई भेदभाव किया नहीं। आपने नीचे आके मानव ही मानव को गिरा रहा है, और ले जा रहा है वो दुर्गति की ओर, दुर्गंध फैला रहे हो वर्ल्ड में, देशों में, समाज में। ये कहाँ की प्रवृत्ति होगी? तो एनालिसिस कीजिए सही से। और मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे लोकतंत्र आ गया सुप्रीम कोर्ट से, और संसद में ये उठानी चाहिए आवाज़। और जो भी ग्रंथ है
उन ग्रंथों में संशोधन करना चाहिए, जिस प्रकार संविधान का संशोधन होता है। भाई खुद एनालिसिस बेस पे संशोधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए धार्मिक ग्रंथों को। और जो धार्मिक ग्रंथ है शंकराचार्य वगैरह जो कितने जो वो है अखाड़े, उनमें भी तुम आध्यात्मिक जो बड़े वो बनते फिरते हैं यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे, और जो आध्यात्मिक है बन रहे उनको भी उठानी चाहिए आवाज़। क्यों आप एक समाज के इस दुर्गंध को क्यों नहीं हटाना चाहते हो? ये आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? हो सकता है कि बड़े जिसके पास थोड़ी ज़्यादा क्षमता है समझने की, वो थोड़े समझदार हैं, जो आध्यात्मिक है, जो थोड़े अच्छे अच्छे समझदार है, चाहे वो प्रशासन में हो, गवर्नमेंट में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे इकोनॉमिक क्षेत्र में हो, तो उनको आवाज़ उठाना चाहिए। इससे जल्दी ये दुर्गंध समाप्त होगी। और थोड़ा लोकतंत्र है तो प्रशासन को भी बिल्कुल नीचे तक ग्रामीण लेवल पे जाके सुधार करना चाहिए, इससे दुर्गंध समाप्त होगी। और धार्मिक ग्रंथों में ही संशोधन कर दीजिए ना, ऐसे सभी पैरामीटर से ये दुर्गंध समाप्त होगी। जातिगत भेदभाव आधार है तो धार्मिक ग्रंथों में संशोधन करिए। जब ब्राह्मण उस टाइम का था, उत्तर वैदिक महाजनपद काल में इधर आ जाओ, फिर तुम ईसवी कालों में आ जाओ इधर पे, तो वो इस प्रकार से उनकी समझ नहीं थी। उस टाइम पे उनकी समझ थी, उस प्रकार से उन्होंने ग्रंथों में संशोधन किए। तो अब आप संशोधन करिए ना, अब लोकतंत्र आ गया, इतनी मनुष्य की बुद्धि विकसित हो गई, तो अब कीजिए संशोधन। करने की ज़रूरत है या नहीं है? धार्मिक ग्रंथों में करिए ना, संविधान में क्या है? संविधान में किया आपने बहुत अच्छी बात, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में भी करिए। और अगर इसमें हम समझे, एक आध पॉइंट फैक्टर और डालने की कोशिश करता हूँ मैं। प्रकृति नेचर या सर्वशक्तिमानी जो सत्ता है जिसने मानव को बनाया, ह्यूमन को या मानव को बनाया, मैंने आपको भाव और गुण तो आपको डिफाइन कर ही दिए। जो मानव है, प्रकृति, ब्रह्मांड या जो सर्वशक्तिमान सत्ता होती जिसने मानव को बनाया है, तो जो आपने ये पहली बात तो आप मूर्ख हो, जो जिसने अपने जो शरीर के हिसाब से आपने ये जातिगत भेदभाव, जाति को तुमने बांट दिया। आप पहली बात तो ये मूर्ख मैं मानता हूँ ऐसे इंसानों को, जिस प्रकार तुमने डिमांड किया है। जब प्रकृति, नेचर, ब्रह्मांड, सर्वशक्तिमान जो सत्ता है जिसने मानव को बनाया है, तो जो उसने फिर क्षुद्र है, चलो आपके उससे अपन वो करके देखते हैं। भाई क्षूद्र की तो एक आँख नहीं है, दोनों ही आँखें हैं। ब्राह्मण की भी 2 आँखें, और क्षत्रिय की भी 2 आँखें हैं, और 2 हाथ 4 पैर वही क्षूद्र के हैं, वही ब्राह्मण के हैं, वही वैश्य के हैं, और वही क्षत्रिय के हैं। फिर इस आधार पे प्रकृति, नेचर, ब्रह्मांड जो सर्वशक्तिमान सत्ता है, जिस आधार पे तुम लोगों ने जो डिमांड किया है, तो उस आधार पर प्रकृति जो भी जिसने मानव को बनाया है, वे उस आधार पे फिर क्षुद्र में सबसे कम आधी आँख डाल देता, और वैश्य में 1 आँख डाल देता, और क्षत्रिय में 1.5 आँख डाल देता, और ब्राह्मण में 2 आँख डाल देता। उसने तो भेदभाव किया नहीं, फिर आप किस आधार पर भेदभाव कर रहे हो? नहीं करना चाहिए। ऐसे ही तुम खून में ले लो, जो अपना ब्लड है, खून में ले लो। ब्लड और खून जो है अपने शरीर के अंदर, उसमें तुम देख लो। जब अगर प्रकृति, नेचर, ब्रह्मांड, मैं बार बार इसको नहीं बोलूँगा, आप समझ गए होंगे, मैं कई बार बोल चुका हूँ। जिसने भी मानव को बनाया है, जिस भी शक्ति ने, प्रकृति ने, नेचर ने, वे फिर खून को ब्राह्मण में लाल रख देता, चलो ठीक लाल है, क्षत्रिय में पीला रख देता, और वैश्य में नीला रख देता, और जो क्षूद्र है उसमें काला रख देता। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में एक ही कलर का खून है, 10 उंगलियां है, एक नाक है, दांत भी 32 है, होठ भी वैसे ही है, कान भी 2 है, और चमड़ी भी वैसी ही है। कोई अंतर नहीं है। दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं अंतर? दिख रहा हो तो बता दीजिए, उसमें मैं उसे स्वीकार कर लूँगा, स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब प्रकृति, नेचर, ब्रह्मांड ने मानव को समान बनाया है, तो आप क्यों भेदभाव की दुर्गंध और गंध और विष फैला रहे हो? नहीं फैलाना चाहिए। जब अब लोकतंत्र आ गया, समझदार व्यक्ति आ गए, तो धार्मिक ग्रंथों में संशोधन करिए, करने की ज़रूरत है। और एक आध टॉपिक मुझे याद आया था अभी अभी, इसमें इसमें मैंने आपको शरीर के भाव समझा दिए, ठीक है, गुण समझा दिए, ठीक है, और जो भौतिक शरीर बना है ये समझा दिया,
और ऋग्वैदिक काल समझा दिया, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल, और आधुनिक काल में, हाँ आधुनिक काल में रहेगा है समझाना। अब क्या हुआ कि जो ईसवी सन में हुआ, फिर आ गए अपन गुप्त आ गए, हर्षवर्धन काल आ गया, ठीक है, गुप्त आ गया, हर्ष आ गया, यानी कि ये मध्यकालीन भारत आ गया, वो प्राचीन भारत था। उसके बाद में आधुनिक भारत आ गया, यूरोपीय लोग भारत में आए, यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, ईस्टर्न में उपनिवेश बनाए। इंग्लैंड ने एक समय पे कहा जाता था कि इंग्लैंड का सूर्यास्त ही नहीं होता था, उसने इतने उपनिवेश बना लिए, उपनिवेशी काल आए, ठीक है। ये तो मैं अब जो बाद में एक चीज़ में जो डिमांड करना चाहता हूँ, जो एक बुक आपको मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं बुक पे मेरा कोई वो बुक है वो सर्वशक्तिमान, या उसमें अपने आप में मैं उसे पूरी तरीके से सही में नहीं मान सकता हूँ। जिसने शरीर को एनालिसिस किया आध्यात्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर शरीर को एनालिसिस किया, भीतरी तौर पर भीतर 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 की ओर झाँक के शरीर को एनालिसिस किया है, उसको मैं स्वीकार कर लूँगा। वो कहीं न कहीं तक उसको कहीं न कहीं पूर्ण रूप से मैं कहीं न कहीं नहीं, मैं पूर्ण रूप से उसे स्वीकार कर लूँगा। लेकिन किताबें त्रुटि रहित नहीं हो ऐसा मैं स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी एक बुक है, इसका मैं 2 या 1 लाइन में आपको डिफाइंड कर दूँगा। जो ये डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी की बुक है, हिंदू चरमकार जाति, ठीक है। तो इसमें जितनी भी जातियाँ है, दलित जातियाँ, इसके बारे में बताया गया है। इस पुस्तक का निष्कर्ष मैं अगर आपको बताऊँ, तो इन्होंने कहा है कि ठीक है, इन्होंने आधुनिक काल की जो आधुनिक प्रवृत्ति उस आधार पर सोचा है, ठीक है। पूरा इन्होंने फिर भी इन्होंने पूरा नहीं डाला है। इस बुक में उन्होंने कहा है, जो इस पुस्तक के लेखक है, उन्होंने एक वर्ग को उस पर धर लिया, ठीक है, कहीं न कहीं तक धर लिया। जो मुस्लिम आक्रांता जो लगभग मध्यकाल में आए, 7वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांता आए भारत पर, और वे आए तो जो जो दलित जातियाँ थी, इसमें बताया गया, इस किताब के आधार पर कह रहा हूँ मैं, ठीक है। उसमें जो दलित जातियाँ थी, दलित जातियों ने उनको बार-बार रोका, ठीक है, रोका 7वीं शताब्दी से उन कई 100-200 साल तक रोका उन्हें, और उन्हें भारत में आक्रमण नहीं करने दिया, और भारत पर राज नहीं करने दिया। तो इस कारण क्या हुआ कि जब 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत काल और मुसलमान जो आए, भारत में आक्रमण किया और अपना राजतंत्र यहाँ पे चलाया, जो राज किया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल। उसके बाद में मुगल काल आ गया, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि मुस्लिम जो आक्रांत आए थे, तो उन्हें जो दलित लोगों ने जो रोका था उस टाइम पे, इसमें बताया गया है कि वे क्षत्रिय थे, ठीक है, क्षत्रिय थे। इन्होंने भी वही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र माना, जितनी बुद्धि थी जिस हिसाब से उन्होंने बांटा, लेकिन उन्होंने कम से कम एक कदम तो उठाया, ठीक है। कहीं ना कहीं तक उसे कई परसेंट में उसे सही मान लेंगे, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उस हिसाब से कहीं ना कहीं कदम तो उठाया। और क्या हुआ कि उसके बाद में इस पुस्तक में डिफाइंड किया उन्होंने कि जो दलित थे वो पहले क्षत्रिय थे, ठीक है, क्षत्रिय थे, तो उन्होंने मुस्लिम आक्रांतों को भारत पर आक्रमण और राज करने से रोका, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जब 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत काल, मुगल काल आ गया, तो जब मुसलमान आक्रमण करता थे, वे भारत पर राज किया, तो उन्होंने क्या किया कि जो ये क्षत्रिय वर्ग था, इस पुस्तक के आधार पर बोल रहा हूँ, ठीक है, जो क्षत्रिय वर्ग था, उसको क्या कि मुसलमानों ने उनसे एक ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखा, और उन्होंने बदला लेने का उनसे सोचा कि इन्होंने आखिर हमें रोका, इतने साल तक भारत पर आक्रमण नहीं करने दिया, सोने की चिड़िया उसको नहीं लूटने दिया गया, तो इनको अब हम सजा देते हैं। तो उन्होंने जानबूझकर नीच कर्म उनसे करवाए, जो इसमें जो जिन्हें उस टाइम पे जो मुसलमान है, जो जिन्होंने जो चमार है उनसे चमड़ा खिंचवाया, जो क्षत्रिय था उन्होंने उनसे चमड़ा खिंचवाया, निचला कर्म करवाया, और एक सोची समझी एक साइंटिफिक समाज में एक दुर्गंध फैलाई कि ये नीचे काम कर रहा है, ये इनसे इनके बच्चे पैदा होंगे, इनसे भी भेदभाव करिए, सबसे भेदभाव करिए, और एक जातिगत भेदभाव आधार इन्होंने यहाँ डाल दिया। इसमें तुम चमार ले लो, भंगी ले लो, जो निचले कर्म करती थी उस टाइप की जातियों को इन्होंने निचले कर्म करवाए। जो पहले क्षत्रिय थे, इन्होंने इनका आक्रमण करने से रोका, राज करने से रोका। तो ये बुक के आधार पर है, ठीक है। जो मैंने बताया वे बिल्कुल आपको सटीक बताया, आध्यात्मिक रूप से भीतर जाके एनालिसिस रिसर्च करने के बाद में मैंने चीज़ें बताई, ठीक है। और ये इसके आधार पर है। और इसमें इस बुक में उन्होंने जो बताया, दलित जो जातियाँ हैं उनको क्षत्रिय प्रूव किया, इसमें जो चमार वंश है उसको
चंवर वंश जो है, चंवर वंश के क्षत्रिय कहा गया है इस किताब में चमारों को। और उनके राजा जो हैं उनको चंवरसेन बताया गया है, और उनके पुत्र वंशज सूर्यसेन वगैरह। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो प्रूफ होते हैं, सबूत होते हैं, उसको इसमें डाला है। कहीं ना कहीं तक ये सही है। इसको कम से कम उन्होंने जो दुर्गंधे समाज से वे समाप्त करने की कोशिश तो करी। भाई चलो ठीक है, दलित तो क्षत्रिय तुमने घोषित कर दिया, ठीक है, लेकिन मनुष्य में जो भाव है वो उस टाइप से करो ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम किसी को दलित को उठा के क्षत्रिय बना दो और ब्राह्मण को उठा के क्षत्रिय दलित बना दो। मैं इसका सपोर्ट करता मैं बिल्कुल नहीं हूँ। भाई आध्यात्मिक रूप से प्रकृति, नेचर, ब्रह्मांड, सर्वशक्तिमान जो सत्ता है, उसने जो भाव दिए हैं, पूरे भाव पैरेलल रूप से सभी शरीरों में दिए हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी विशेष शरीर में या किसी एक शरीर में अलग अलग भाव दिए। जो भाव मैंने आपको समझाए और गुण और जो रस समझाए, सभी में पैरेलल दिए, तो उस आधार पर आप जातिगत भेदभाव करिए ना, उसका मैं सपोर्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पैरेलल जाति को तुम अलग से तुम भेदभाव कर रहे हो, ये बहुत गलत है। और इसमें कहा गया है, इसमें ये दलितों को क्षत्रिय बताया गया है, और इसमें मुस्लिम आक्रांताओं ने आया, उन्हें रोका तो उन्हें दलित बना दिए, गलत कुकर्म या निचले कर्म करवाए, चमड़ा भिखवाए चमारों से, तो उन्हें नीची जाति का बना दिया। और बामन पंडित वैसे ही दिमाग बुद्धि उनकी विकसित थी ही नहीं। एनालिसिस होते तो कोई भी जो जो इंसान आएगा तुम पे, कोई भाई तुम स्वीकार करोगे नहीं तो कोई ज़बरदस्ती तो कोई तुम्हें थोप नहीं देगा। तुमने स्वीकार किया, तुमने थोप दिया, और तुम भी उस टाइम पे बने उनका शिकारी शिकारी तुम बने, तो तुम पे थोप दिया, और कहीं हज़ारों वर्षों तक चला। और भेदभाव तो ऋग्वेदिक काल से ही चल रहा है। इन्होंने कौन सा नया कर्म कर दिया था? इन्होंने पैरेलल एक जाति जो चमार जो जाति जो भंगी जाति, चलो मान लो कि 7वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी में इन्होंने बना दी। भाई शूद्र तो पहले भी थे। भाई मानव की बुद्धि तो पहले से ही स्टार्टिंग से ही, चाहे ईस्टर्न हो चाहे वेस्टर्न हो, बुद्धि तो पहले ही उतना दिमाग विकसित हो नहीं पाया, और उस हिसाब से तुम संसार को चला रहे हो, दुनिया को चला रहे हो। इन्होंने किया ठीक है, इन्होंने कर लिया, अभी भी लोकतंत्र आ गया, उसमें पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। और इसके अलावा इसमें और भी जो दलित जाति है उसका बताया, ठीक है। इन्होंने जो डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी हैं, उन्होंने डिमांड किया है, जो क्षत्रिय थे उनको दलित बना दिया गया, ठीक है, वो बना दिया। और इसके अलावा फिर और भी एक चीज़ फिर बाद में आए अंग्रेज। अंग्रेज आए तो उन्होंने यही चमार और भंगी को क्या कह दिया, दलित कह दिया, दलित नाम गढ़ दिया। जो आया जो नाम गढ़ते गए, और एक एक विशेष वर्ग को तुम नीचे दबाते रहे, ठीक है। उन्होंने दलित नाम दे दिया अंग्रेजों ने। और जो हमारे महात्मा गांधी जी है, महान इंसान है, महापुरुष हैं, मैं कहीं तक कतई उनकी सफलताओं का, जो देश को आज़ाद करवाने में उनका योगदान है, उसको मैं कतई नहीं नकारता हूँ। लेकिन उन्होंने एक पैरेलल जाति को हरिजन नाम दे दिया हैं, हरिजन नाम दे दिए पैरेलल जाति को। तुम भेदभाव को समाप्त कर रहे हो, भेदभाव को तुम बढ़ा रहे हो। ग्रंथों में संशोधन कीजिए ना। और ग्रामीण लेवल पे जाके जब तुम प्रशासन चला रहे हो, तो ग्रामीण लेवल पे जाके तुम समाप्त कीजिए चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं इसमें शासन को भी मैं लोकतंत्र में भी उतना समझदार और विकसित नहीं मानता हूँ पूरी तरीके से, जो तुम। और कहीं ना कहीं ग्रंथों को भी पूरी तरीके से, ग्रंथों को तुम्हें ये नहीं, जहाँ ग्रंथ सही शिक्षा देंगे उसे मैं पूरी तरीके से स्वीकार करूँगा, और जहाँ तुम समाज में भेदभाव और दुर्गंध और विष फैलाओगे उसे मैं स्वीकार नहीं करूँगा। और जो भी मेरी तरह आध्यात्मिक इंसान होगा वो कहीं ना कहीं वो भी स्वीकार नहीं करेगा। और ये सभी मैंने आपको बता दिए सारे, जब से मानव बना है। और पीछे मैं हिस्ट्री में ले जाऊंगा तो हिस्ट्री तो मेरा बैकग्राउंड ही है, यूपीएससी में ऑप्शनल है। बहुत पीछे से ले जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जब से ब्रह्मांड से लेके फिर भी मैंने जो मोटा मोटा होता है वो मैंने पूरा इस वीडियो में डाला है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेके आधुनिक काल तक डाला है, आधुनिक काल में लोकतंत्र तक मैंने डाल दिया है। और एक विशेष विनती और भी है, जो इस प्रकार का जो दलित समुदाय और जो जिस प्रकार की अभी जो नीची जाति है, अपने आप में तुम नीची जाति है और दलित समुदाय बिल्कुल मत समझो। आवाज़ उठाना सीखो, लोकतंत्र है, इसमें आंदोलन करने की छूट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल हंगामा मचाइए। मैं व्यवस्थित रूप में इस दुनिया और धर्म को बिल्कुल व्यवस्थित रूप में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक छोटी सी कोशिश तो कर रहा हूँ ना कम से कम। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप
ऐसा आंदोलन करिए पूरा विनाश ही कर दीजिए, पूरे समाज पूरे मानव जाति का ही बिल्कुल तुम ध्यान नहीं रखो। जो लोकतंत्र और प्रशासन में जो जिस आधार पे जैसे कहा गया है उस आधार पर आंदोलन कीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए, न्यायालयों में जाइए, याचिका डालिए, ठीक है। और एक लोग से कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरे साथ हज़ारों लाखों लोग करोड़ों लोग जुड़ोगे, आंदोलन करेंगे, तभी तो ये चीज़ें पूरी तरीके से समाप्त होगी। चाहे धर्म के क्षेत्र में, चाहे संविधान के क्षेत्र में उचित संशोधन करवाया जाएगा। चलो संविधान में तो उचित संशोधन हो ही गया है, लेकिन बिल्कुल पैरेलल बिल्कुल तुम सही तरीके से व्यवस्थित करना पड़ेगा। और वे व्यवस्थित रूप में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे धार्मिक ग्रंथों में संशोधन किया जाए, कैसे आंदोलन किया जाए, और कैसे जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको आंदोलन करना चाहिए, और किस प्रकार से आवाज़ उठाना चाहिए, और अपना जो बिल्कुल मानव है उसको बिल्कुल बिल्कुल एक एक मानव है तो एक रखिए, बिल्कुल मानव को मानव बनने में वे कैसे बिल्कुल मानव की पैरेलल में आ जाए, जो दुर्गंध और विष समाज में फैला हुआ है उसे कैसे समाप्त करे। तो ये मैं लाइन बाय लाइन आपको एक एक वीडियो में आपको डिफाइंड करूँगा मैं, ठीक है। तो ये वीडियो इतना ही रखते हैं, इसमें मैंने आपको पूरा जो आधारभूत खाका होता है वे पूरा मैंने बता दिया है। और जो आगे जो मैंने अभी पीछे आपको जो बताया है, जो अगले टॉपिक आने वाले उन टॉपिकों को मैंने बताया है कि आखिर जो दलित समुदाय और जो निचली जातियाँ है उनको पैरेलल कैसे किया जाएगा, कैसे व्यवस्थित किया जाएगा। मैं अलग से मतलब खुद से ग्रंथों में संशोधन करने की वो है, संशोधन करने ग्रंथों में कहाँ कहाँ संशोधन करने की ज़रूरत है, पौराणिक कथाएँ हैं कहाँ कहाँ पर संशोधन करने की ज़रूरतें हैं, और संविधान में अगर कहीं ना कहीं कुछ अगर वहाँ पे भी अगर संशोधन करने की ज़रूरत होगी तो मैं आपको यूट्यूब के ज़रिए मेरे चैनल के ज़रिए आपको बताऊँगा, और आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। और सारे लोग व्यवस्थित रूप से आवाज़ उठाएंगे तभी जाके आपको न्याय मिलेगा, आप पैरेलल मानव बन पाओगे। नहीं तो जो अपमान भरी जो आप जीवन इंसानों में जिला रहे हो, जिए, लेकिन मानव को सोचना चाहिए, दब कर क्यों रहना चाहिए, खुद में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और समझ विकसित करना चाहिए, और सबको एक रूप से इकट्ठा होकर अपना जो अपना जो न्याय है न्याय मांगना चाहिए। ये जो विशेषकर जो दलित समुदाय है, जो निचली जातियाँ है, जो मैंने आपको पीछे बताया है, उनमें उन मुद्दों को समझिए, और दिमाग से सोचिए, बुद्धि विवेक से सोचिए, आंतरिक रूप से झाँको, आध्यात्मिक रूप से सोचो, बैठकर सोचो थोड़ी बहुत देर। और जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और संविधान है, जो बड़े बड़े जो बुद्धिमान अपने को बुद्धिमान कहते हैं, उनको भी बैठकर सोचने की ज़रूरत है। आप सोचिए और पैरेलल मानव बनिए, और जो समाज में दुर्गंध है वैसे इसको समाप्त करने में मेरा योगदान दीजिए। और आप लोग जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, जो धार्मिक जो बड़े बड़े शंकराचार्य है, जो तुम अभी कुंभ चला था उसमें जो अखाड़े हैं धार्मिक, जो एक प्रकार से धार्मिक जो आरएसएस एक प्रकार का संगठन हुआ है, जितने भी धार्मिक संगठन हैं वो संगठन भी बैठकर आप बड़े बड़े बुद्धिमानी बन रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से भीतर रूप से जागिए और बिल्कुल सोचिए। ये मानव को अगर बचाना चाहते हो, पूरे मानव पर इफेक्ट पड़ता है इसका, और पूरी पृथ्वी पर और पूरे वर्ल्ड पर, और पूरी पृथ्वी पूरे वर्ल्ड पर इफेक्ट पड़ता है इसका। तो आप जो कहीं ना कहीं आप इतने समझदार हो, बुद्धिमान बनते तो भीतरी रूप से जागिए, आध्यात्मिक रूप से जागिए, और धार्मिक ग्रंथों में और संविधान में कुछ जो बचा है, संविधान में तो लगभग लगभग अभी चीज़ें सही चल रही है, लेकिन जहाँ पर जो संशोधन करने की ज़रूरत है वहाँ संशोधन करिए। धार्मिक ग्रंथों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है संशोधन करने की, तो वहाँ पर संशोधन कीजिए। जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, जो धार्मिक संगठन हैं, जो धार्मिक अखाड़े आचार्य हैं, जाकर ज़मीनी लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर समीक्षा कीजिए, निरीक्षण कीजिए, उसके बाद में संशोधन कीजिए। धार्मिक ग्रंथों को इनको पैरेलल आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, उनमें जाइए कहाँ संशोधन करना है, कहाँ संशोधन नहीं करना है। तो ये बुद्धिमान लोग आप विवेकवान लोग जो बड़े बन रहे हो, आप संशोधन कीजिए। और जो दलित समुदाय जो निम्न जातियाँ है, वे आध्यात्मिक रूप से और भीतरी रूप से जागिए। अकेले कामों में ही और इकोनॉमी में मत पड़े रहिए। ये एक प्रकार से विषय जो तुम्हें ये बुद्धिमान लोग जो बड़े जो
प्राचीन काल से ही जो बड़े बुद्धिमान बन रहे हैं और आधुनिक काल में बड़े बुद्धिमान बन रहे हैं, वे तो गलत है ही है, लेकिन जो वो तो गलत है ही है, लेकिन जो सह रहा है, अपमान को सह रहा है, निम्नता को सह रहा है, दलितपन को सह रहा है, नीचपन को सह रहा है, वे उससे भी बड़ा अपराधी है। तो ये अपराध को छोड़िए और आंदोलन करिए और एक सुव्यवस्थित रूप से आवाज़ उठाओ। मैं आगे और भी जो मैंने पीछे आपको इसी वीडियो में बताया उन टॉपिकों पर जल्द ही वीडियो लाऊंगा। और अब हर रोज़ मैं समय दूंगा दुनिया की सेवा में और अपने देश की सेवा में और मानवता की सेवा में प्रॉपर। मैं किसी का कट्टर नहीं हूँ, ठीक है। प्रॉपर जो मानव है, दुनिया में पूरा मानव है, पूरे मानव के लिए मैं पूरी सेवा जो भी मेरे से होगी, वे पूरी सेवा में मेरा पूरा योगदान दूंगा। मैंने जो समझ विकसित की पूरी सेवा करने के पर्पज़ से ही मैंने समझ विकसित की है। मेरा मेन गोल मानव सेवा ही है, ठीक है। तो मैं मानव सेवा में मेरा पूरा जीवन लगाऊंगा। आप भी मेरे साथ चलिए और लगाइए जीवन। अभी तो यूट्यूब के ज़रिए लगा रहा हूँ और जैसे जैसे रिसोर्सेज और संसाधन मेरे पास हो पाएंगे उस प्रकार से मैं आवाज़ उठाऊँगा और ये चीज़ें सही करने की कोशिश करूँगा। और मेरे से अकेले की कोई बस की तो है नहीं, पूरा मानव मेरे साथ चलेगा तब जाके ये चीज़ें पैरेलल होगी, तब जाके एक बिल्कुल नया दर्शन डेवलप होगा, ठीक है। और एक जो मानव धर्म रहता है वो मानव धर्म को स्थापित किया जाएगा, जो उसमें अपने अपने मानव धर्म का जो एक पर्पज़ है, जो मैं मेरे उससे बता रहा हूँ। एक मानव धर्म होना चाहिए पूरी पृथ्वी पर। अपने अपने धर्मों को मानते हुए सही क्या है, गलत क्या है, नैतिक क्या है, और ये अलग से मैं बात करूँगा इस टॉपिक पर, ठीक है। ये अलग से ही मेरा टॉपिक आएगा, इस पर मैं अलग से बात करूँगा। सही क्या है, गलत क्या है, नैतिकता क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जो मानव के जो गुण क्या है, उसको पहचानना और उस आधार पर जो ये मानव धर्म उसको स्थापित किया जाएगा। और जो जो दुनिया के सारे धर्म आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनमें सौहार्द बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और धर्म आपस में लड़ते रहते हैं, उनमें सौहार्द बनाने की कोशिश की जाएगी। मानव धर्म जो स्थापित किया जाएगा उसमें कोशिश रहेगी, ठीक है। तो ये अगला टॉपिक मैं लाऊंगा, ठीक है। मेरा पूरा जीवन इसमें समर्पण कर दूंगा मैं, लेकिन हार नहीं मानूंगा इसमें। मानव सेवा में पूरा जीवन समर्पण है, कर्म को करते हुए मानव सेवा में पूरा जीवन समर्पण है। और जो अगले टॉपिक आने वाले हैं वे जल्दी ही आने वाले हैं। और जो विशेषकर जो दलित और निम्न जाति, जो मैं फिर बार बार वही दोहरा रहा हूँ, दलित और निम्न जो नीची जाति है जो अपराध को सह रही है, वे उन बुद्धिमान लोगों से ज़्यादा अपराधी है। तो आवाज़ उठाओ, यही आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आवाज़ उठाओ, एकत्रित हो। और जो मैंने आपको वीडियो में बताया आंदोलन कैसे करना है, पिछले कुछ मिनट सेकंडों में जो मैंने बताया उसको समझिए। और आगे मैं और भी सही रणनीति से बिल्कुल बताऊंगा किस हिसाब से आपको न्याय मांगना है, वह आगे वीडियो आएगी। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो दलित समुदाय और जो निम्न समुदाय है, आप अपराध सह रहे हो तो आप उन बुद्धिमान लोग हैं, जो चाहे वेस्टर्न है, चर्च के पुजारी, चाहे ब्राह्मण है, उन बुद्धिमान तो मैं कहूँगा नहीं उनको, क्योंकि ऐसी जो सोच रख रहे हो उसे बुद्धिमान तो कहूँगा नहीं। लेकिन जब मानव में बुद्धिमान उन्हें स्वीकार किया गया है, तो जो बुद्धिमान लोग हैं उनसे तुम सबसे बड़े ज़्यादा, उनसे तुम अपराधी हो गए जो तुम सह रहे हो। तो इसे सहो मत, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आवाज़ उठाओ और इसको पूर्ण रूप से समाप्त करो, ठीक है। ये विशेषकर दलित और जो निम्न जातियाँ है, उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, ठीक है। आवाज़ उठाना सीखो और आवाज़ उठाओ। धन्यवाद मित्रों, दोस्तों, साथियों। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और मैं सेवा कर पाऊँ ऐसे ही वीडियो, और जो मैं सेवा करना चाहता हूँ, मानव सेवा कर पाऊँ, तो आपका मुझे योगदान चाहिए। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। तो इसे शेयर करना सभी अपने मित्रों में, और ताकि मैं मानव सेवा कर सकूं और
जो मेरे अंदर जो है उसको मैं पैरेलल एक समाज को सुसंगठित मानव को सुसंगठित कर सकूँ। इसके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, तभी तो मैं सेवा कर पाऊँगा। और खैर मैं तो सेवा करूँगा ही, तुम नहीं करोगे तो भी जैसे मुझसे बनेगी उस प्रकार से। मेरा तो मैंने जन्म ही मानव सेवा के लिए लिया है, तो मैं तो सेवा करूँगा ही। ठीक है, तो धन्यवाद मित्रों, दोस्तों, साथियों। अगला वीडियो जल्द आएगा। धन्यवाद।